Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. I welcome you all in our board exam preparation series chapter 2 lecture 1. आज हम बहुत important topic डिस्कस करने जा रहे हैं, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. ये important इस वजह से है कि इस टॉपिक से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता है. आज हम देखेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपने उनके आंसर्स में क्या लिखना होगा. प्लस ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग तो मिलेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड है. नंबर 1 आपसे ये पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी. मतलब उसने एटॉमिक थ्योरी में क्या क्या चीज़ें बताई. आपसे कंक्लूजन्स वाले पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी. सेकंड क्वेश्चन ये, हाउ डिड रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन एन एटम. मतलब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पूछा जा रहा है. सेकंड क्वेश्चन में आपसे डिस्कवरी पूछी जा रही है किसकी, न्यूक्लियस की. ओके. थर्ड क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2017 में आ भी चुका है. उसने राइट 3 कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, एटॉमिक मॉडल जो उसने प्रपोज किया उसकी कंक्लूजन्स क्या थी. ओके. फोर्थ में ये पूछा जा रहा है डिफेक्ट्स, व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल. तो इन क्वेश्चन के आंसर के लिए हम सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो उसने, सबसे पहले हम देखते हैं रदरफोर्ड ने जो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1911 में. एक अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसको गोल्ड फॉयल भी एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं. गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं. इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं, ये भी हम देखते हैं. लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या थी. तो ये आप लोगों को एक लेड बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हम ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो नेचुरली डिसइंटीग्रेट हो जाता है और उससे अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट होती हैं. ठीक है. यहाँ पर जो उसने सोर्स लिया था पोलोनियम सोर्स था जिससे अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हुए थे. अल्फ़ा पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई He+2 को भी अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं. अब अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्चुअली होते क्या हैं. अल्फ़ा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं. He जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है. तो हीलियम के सेंटर में न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, पीछे क्या बच जाता है, सिर्फ हीलियम का न्यूक्लियस. ठीक है, हीलियम का न्यूक्लियस बच जाता है. तो इसलिए हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को हीलियम न्यूक्लियाई भी कहते हैं. इसके साथ साथ आपने एक और चीज़ भी याद रखनी है, जो है इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि हीलियम न्यूक्लियाई का मास ये प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, हैवियर देन प्रोटॉन्स होते हैं. ठीक है, ये भी याद रखना है कि दीज आर नॉट प्रोटॉन, दीज आर हैवियर देन प्रोटॉन्स. ठीक है, दीज आर हैवियर देन प्रोटॉन्स. फिर आपको ये स्लिट नज़र आ रही होगी जिससे रेडिएशंस पास होकर आगे एक टारगेट मेटल पड़ी है, दैट इज़ गोल्ड फॉयल. गोल्ड फॉयल यहाँ पर जो यूज़ की होता है वो 0.0004 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है. लाइक ये एक थिन शीट होती है गोल्ड फॉयल की जिसमें से पास होंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स. अब यहाँ पर गोल्ड फॉयल इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि ये मैलिएबल होती है और बहुत इजीली एक थिन शीट्स में ट्रांसफर हो जाती है, एज़ कम्पेयर टू अगर गोल्ड फॉयल के बजाय कोई और मेटल यूज़ करें, जो कि एक्चुअली रदरफोर्ड ने डिफरेंट टारगेट मेटल्स चेंज करके किया था एक्सपेरिमेंट. हर एक केस में अल्फ़ा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई थी, लेकिन जो एक क्लियर ऑब्जर्वेशन थी वो गोल्ड फॉयल में थी. इसलिए इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं या अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं.
अब ये पूरा एक्सपेरिमेंट सराउंडेड है विद डिटेक्टिंग स्क्रीन से। डिटेक्टिंग स्क्रीन जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है। ये ऐसा इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है कि जब भी इसके ऊपर कोई रेडिएशंस आकर फॉल करती हैं तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर ग्लो नज़र आता है, जिससे ये पता चलता है कि अब उन रेडिएशंस का पैटर्न क्या है, क्या वो सीधी पास हो रही हैं, कोई डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं या टर्न बैक हो रही हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमने क्या देख ली, जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया इसकी कंस्ट्रक्शन देख ली कि कौन कौन से पार्ट्स इसमें यूज़ हुए। इस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में अगर देखा जाए तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले लेड बॉक्स यूज़ किया। लेड बॉक्स इस वजह से यूज़ करते हैं, एक तो जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें से पेनिट्रेट नहीं करते, दूसरा ये लेड बॉक्स कॉन्सेंट्रेट करवा के अल्फा पार्टिकल्स को हिट करवाते हैं ऑन द टारगेट मेटल। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो यूज़ हुआ था वो पोलोनियम सोर्स था, जिससे अल्फा पार्टिकल्स की इमिशन हुई। फिर गोल्ड फॉयल थिन शीट यूज़ की, दैट वाज अ टारगेट मेटल, जिसकी थिकनेस आपने याद रखनी है 0.004 सेंटीमीटर। उसके बाद जो डिटेक्टिंग स्क्रीन थी, ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल होता है ZnS जिंक सल्फाइड, जिसमें फास्फोरेसेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब कोई रेडिएशन इस पर जाकर एमिट होगी तो उसके रिजल्ट में एक स्पेसिफिक ग्लो नज़र आएगा, जिससे हमें पैटर्न ऑफ रेडिएशन पता चलता है कि उसकी कितनी डिफ्लेक्शन हुई और किस डायरेक्शन में रेडिएशंस ने ट्रैवल किया। ये एक एक्सपेरिमेंट की जो ये सारे एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन थी कि कौन कौन से पार्ट्स रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में यूज़ हुए। अब हम देखते हैं कि ये इस एक्सपेरिमेंट में असल में क्या हुआ और किस तरह रेडिएशंस ने ट्रैवल किया। ये आपको नज़र आ रहा है, ये लेड बॉक्स है जिसके अंदर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है। उसमें से देखें यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं और ये स्लिट है, स्लिट में से पास करते हुए ये देखें ये टारगेट मेटल गोल्ड फॉयल इस पर हिट कर रहे हैं और इसके बाद अल्फा पार्टिकल्स की आपको स्कैटरिंग नज़र आ रही है। कुछ पार्टिकल्स इस डायरेक्शन में, कुछ इधर और कुछ सीधे जा रहे हैं, कुछ टर्न बैक हो रहे हैं। इसी वजह से इस एक्सपेरिमेंट को अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। और हर एक केस में आपको ये देखें एक स्पेसिफिक किस्म का ग्लो नज़र आ रहा है ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। एक और बात यहाँ पर मैं मेंशन करती चलूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये वैक्यूम में होता है। अगर वैक्यूम में ना हो तो जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ लेड बॉक्स से आकर हिट करते हैं टारगेट मेटल गोल्ड फॉयल पर, तो वो दरमियान में एयर पार्टिकल्स के साथ भी हिट कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में जो पैटर्न होता है वो हमें कुछ चेंज ऑब्जर्व हो सकता है। जिसके लिए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए रदरफोर्ड ने वैक्यूम क्रिएट किया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक वैक्यूम में हुआ। अब यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की जिनको उसने एज अ फॉर्म ऑफ कंक्लूजन प्रपोज किया। इस सारे एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस की जिसको उसने एज अ फॉर्म ऑफ कंक्लूजन ऑफ गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट प्रपोज किया। और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि रदरफोर्ड के मॉडल की इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स क्या हैं वो देखते हैं। लुक एट द क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और 2017 के पेपर में आ भी चुका है। वो ये है कि राइट 3 कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय रदरफोर्ड फ्रॉम हिज मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट। ये जो उसके मेटल फॉयल एक्सपेरिमेंट में कुछ कंक्लूजन्स थी वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये कहा कि मेजॉरिटी अराउंड 90% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए। ठीक है, सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये कहा कि अराउंड जो 90% अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्ट्रेट पास हो गए, जिससे ये शो होता है कि मोस्टली पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या ऑब्जर्व किया गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ने स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब ये था कि कुछ फोर्स ऑफ रिपल्जन थी जिसकी वजह से आने वाले अल्फा पार्टिकल्स किसी और डायरेक्शन में टर्न हो गए। थर्ड ये देखा गया कि अल्फा पार्टिकल्स ने किसी ऐसे हैवी मैस के साथ हिट किया जिसके रिजल्ट में रिपल्जन बहुत ज़्यादा थी और अल्फा पार्टिकल्स ने स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्शन नहीं शो की बल्कि 180 डिग्री पर डिफ्लेक्शन शो की है, वो टर्न बैक हो गई हैं। ग्रेटर देन 90 डिग्री या 180 डिग्री पर डिफ्लेक्शन शो हुई और अल्फा पार्टिकल्स ने
जो अल्फा पार्टिकल्स ने बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट उसमें जो कंक्लूजन थी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सिंस मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉयल अनरिफ्लेक्टेड इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। सेकंड क्या है, डिफ्लेक्शन greater than 90 degree shows that these particles are deflected due to the electrostatic force of repulsion। किस वजह से electrostatic force of repulsion किस किस में थी, दोनों पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिव दरमियान में जो हैवी मास था जिसको रदरफोर्ड ने किसका नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया, उसके साथ हिट करने की वजह से रिपल्जन हुई। फिर एक और चीज़ उसने यहाँ पर ये ऑब्जर्व की कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे थे। ये 3 कंक्लूजन्स आप लोगों ने याद रखनी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बच्चों इस बेस पर रदरफोर्ड ने अपने जो मॉडल ऑफ एटम था उसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम के साथ कंपेयर किया और उसने कहा कि दिस इज़ अ प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। लाइक जैसे सन के सराउंडिंग में, जैसे सन के गिर्द प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसने कहा कि बिल्कुल इसी तरह सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन सर्कुलर पार्ट्स। अब ये जो एटम है ये एज अ होल न्यूट्रल है क्योंकि एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जिसकी वजह से एटम एज अ होल न्यूट्रल बॉडी होता है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट उसने प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम का यही दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने की वजह से एटम एज अ होल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। अब जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम। जैसे कि साइज ऑफ, हमें पता है साइज ऑफ एटम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, और साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है 10⁻⁵15। सॉरी, साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब है कि इन दोनों में कितना 10⁻15 मीटर जो साइज ऑफ एटम है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये एक बॉल है, आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये एक बॉल है जिसके हर तरफ 5 किलोमीटर ग्राउंड है, ठीक है। तो जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो क्या है, एक बॉल को कंसिडर कर लो और उसके इर्द गिर्द जो एटम का एरिया है उसको आप ग्राउंड कंसिडर कर लो। तो हर तरफ ग्राउंड कितने किलोमीटर फैला हुआ है, 5 किलोमीटर है, सही है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस साइज ऑफ एटम से स्मॉल है, 10⁵5। एक और इस का पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड अ न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स, कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं, जिसको इसने इस तरह एक और स्टेटमेंट के साथ सपोर्ट किया, कि अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। बच्चों हमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, अब जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया उसने कहा कि वो सेंटर में है और उसके गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ इन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, राइट। तो ये भी तो हो सकता है कि वो उस न्यूक्लियस अपनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, लेकिन रदरफोर्ड ने ये कहा था कि वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को जो जिसकी वजह से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो और जिस फोर्स की वजह से
इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है कि उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स, जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कराती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपीटल फोर्स। तो सेंट्रीपीटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे की इक्वल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहता है। तो ये उसके जो प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम था उसके कुछ पॉइंट्स थे। अब ये पढ़ने के बाद हमारे पास हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन क्या है कि रदरफोर्ड ने लेड बॉक्स क्यों यूज़ किया था, और व्हाई रदरफोर्ड यूज्ड लेड बॉक्स, बिकॉज लेड बॉक्स में एक तो अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट नहीं करते, सेकेंडली वो लेड बॉक्स अल्फा पार्टिकल को कॉन्सेंट्रेट करवा के हिट करवाता है ऑन गोल्ड फॉयल। सेकेंड क्वेश्चन है कि उसने गोल्ड फॉयल क्यों यूज़ की थी, क्योंकि वो मेलिएबल मेटल है जिसको बहुत ही थिन शीट्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ऑल्दो उसने और भी टारगेट मेटल्स को यूज़ किया था और जो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया था, लेकिन जो क्लियर ऑब्जर्वेशन थी वो उसको गोल्ड की जब उसने गोल्ड फॉयल यूज़ किया था तब उसको मिली थी। अगर इसकी जगह एल्यूमिनियम या बेरिलियम यूज़ किया जाए तो जो डिफ्लेक्शन है वो इतनी क्लियर ऑब्जर्व नहीं होती। डिफ्लेक्शन फिर भी अल्फा पार्टिकल्स की होगी ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्जन, ठीक है, लेकिन इतनी क्लियर ऑब्जर्व नहीं होगी एज कम्पेयर टू, क्योंकि गोल्ड फॉयल में अल्फा पार्टिकल्स इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं, ठीक है। अब जिंक सल्फाइड क्यों स्क्रीन यूज़ हुई है, क्योंकि ये डिटेक्टिंग स्क्रीन है, इससे पता चलेगा कि स्कैटरिंग किस डायरेक्शन में हुई है और जो या डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हुई है। और जिंक सल्फाइड एक इनऑर्गेनिक मेटल है जिसकी फास्फोरेसेंस प्रॉपर्टीज होती हैं। अब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया और न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, तो उसने तो एक हिस्ट्री में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी। बट एट द सेम टाइम जो उसने कह दिया कि मेरा मॉडल प्लानिटरी मॉडल जैसा है, इसकी वजह से उसके मॉडल में ड्रॉबैक्स देखे गए। अब बच्चों, जो रदरफोर्ड था उसने एटॉमिक मॉडल तो प्रपोज किया और न्यूक्लियस को डिस्कवर करके एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी, लेकिन साथ ही जो उसने कहा है कि मेरा मॉडल प्लानिटरी मॉडल जैसा है, इस बेस पर उसके एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट्स आ गए, जिसके उसमें उन डिफेक्ट्स का जो मेन पर्पस था वो ये था। सबसे पहली चीज़ जो देखी गई वो ये है कि अगर एटम जो है वो, जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स सजेस्ट करती है कि अगर एटम को हम देखें तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगर कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऑब्वियसली उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है। तो कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी एनर्जी को, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करेगा तो वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को इमिट करेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो वो ऑब्वियसली अपना एनर्जी लेवल चेंज करेगा। हायर एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल अगर अपना चेंज करेगा तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा एंड देन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा। और एक पॉइंट ऐसा आ सकता है, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करते हुए अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहे, तो अ पॉइंट विल कम जब इलेक्ट्रॉन विल फॉल ऑन द न्यूक्लियस और पूरे का पूरा एटम का स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है और एनर्जी इमिट करता है, तो इसका मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर ही एटम का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकंड जो डिफेक्ट था वो ये था कि अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है तो उसको तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट जब बोहर ने स्टडी किया तो एटम का लाइन स्पेक्ट्रम मिला। थर्ड उसका जो ड्रॉबैक डिफेक्ट था द फुल एटॉमिक मॉडल का वो ये था कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन
नहीं किया, उसने ये पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया कि अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करता है और वो कॉन्टिन्यूसली एमिट करता है तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो कोलैप्स हो जाना चाहिए ना, जो नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसका मतलब है उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। तो मेन जो आपने यहाँ पर याद रखना है वो क्या चीज़ है, मेन आपने यहाँ पर ये याद रखना है, नंबर 1 गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि उस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन्स क्या क्या ड्रा हुई। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, उन कंक्लूजन्स के बाद आपने ये याद रखना है कि जो रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल था उसके पोस्टुलेट्स क्या थे और उसमें उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए। उन पॉइंट्स की वजह से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं जिनका हमें आंसर मिल गया। इसके साथ इन 4 क्वेश्चंस के अलावा हमें उन क्वेश्चंस का भी आंसर यहाँ पर मिल चुका है जो हमने ऊपर सबसे पहले डिस्कस किए थे, जो कि हैं कंक्लूजन्स, इसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। तो अगर अब आपको आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर डिफेक्ट्स आ जाएं तो आपने ये 3 पॉइंट्स लिखने होंगे, अगर आपको कंक्लूजन्स ये वाले 3 पॉइंट्स लिखने होंगे 1, 2 एंड 3। और अगर कंक्लूजन्स आ जाएं तो फिर आप लोगों ने क्या लिखना होगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कंक्लूजन्स, जिसमें ये वाले पॉइंट्स हैं कि नंबर 1, नंबर 2, ये वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, राइट। और इसके साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी होगी। और अगर इसके डिफेक्ट्स आ जाएं तो आपने उसमें भी 3 पॉइंट्स मेंशन करने होंगे। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का एक जो कॉन्सेप्ट है। अगर क्लियर नहीं हुआ तो स्टिल यू कैन राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। और दिस वाज स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग मी कि हमें रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पे एक लेक्चर चाहिए। अब आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आप अगर बोर्ड के क्वेश्चंस के साथ टैली करोगे तो बोर्ड में यही क्वेश्चंस आए हुए हैं और उनके आंसर में आपने यही पॉइंट्स मेंशन कर लेने हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।